अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चों, कैसे हो? अच्छा भाई, तो मेरे नाइन्थ के मीठे मीठे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम लोगों ने कल लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं, जिस मेथड का नाम होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम की रिकग्निशन करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम रिकग्नाइज की थी मलेरिया। उसके बाद हम उस मलेरिया से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस दो तरह की थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटेटिव होती हैं। ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग मलेरिया भी हमने पढ़ ली थी। ले जनाब, ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद बेटा, ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट को जो चीज समझ लग रही होती है, ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम के सलूशन को मद्देनजर रखते हुए कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट जो वो फर्ज कर लेता है कि शायद कि जी ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए शायद 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 से मुराद मे बी से मुराद शायद जो मैं कहने वाला हूं जी यही हल हो। गॉट इट? तो एक फर्ज किया गया हल, साइंटिस्ट जो है एक ऐसा सोल्यूशन पेश कर देते हैं जो जो फर्ज किया गया होता है। मतलब कि अभी उसको टेस्ट करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है भी या नहीं। तो जो है बेटा, तो ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट दे देनी, कि ऐसी स्टेटमेंट कि जो साइंटिस्ट को लग रही हो कि जी सबूत और गवाह तो यही बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। जैसे लोगों ने कहा कि मलेरिया गंदी हवा से होता है, कि जी वो वाली हवा जो स्टैग्नेंट पूल्स या स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर मौजूद होती है, मार्शी प्लेसेस पर। अब वो स्टेटमेंट लोगों ने दे दी। अब उसको टेस्ट किया लोगों ने, वो पानी पीकर, पता है ना, वो उसका उन्होंने वो स्टैग्नेंट मार्शी वाटर पी लिया और पता लगा कि वो स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गई। तो बेटा, ऐसी स्टेटमेंट्स जो फर्जिया होती हैं, जो हम फर्ज कर लेते हैं, जिनको भी हमने टेस्ट करना होता है, बस ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो समझ में आता है हम वो कह देते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो लेट अस रीड फ्रॉम द बुक। कहता है, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक। ऑब्जर्वेशंस तब तक साइंटिफिक नहीं होती जब तक कि ऑब्जर्वेशंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड, उन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, और फिर वो ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू क्वेश्चन हो, वो ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू क्वेश्चन हो। बेटा जी, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेस हिज और हर, बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज से मुराद तरतीब देगा। इनटू डाटा फॉर्म, डाटा से मुराद नंबर्स में भी तरतीब दे सकता है, उसको बकायदा उसको अरेंज करके उसकी अरेंजमेंट कर देगा, उसको डाटा फॉर्म में ले जाएगा, उसको उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में ले जाएगा। एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बनाएगा। तमाम सबूतों को सामने रखते हुए, तमाम ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए बायोलॉजिस्ट एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर देगा, एक स्टेटमेंट जारी करेगा। अब वो स्टेटमेंट, वो जुमला दैट में प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हो सकता है कि वो जुमला जो वो कहे ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए, हो सकता है वो उस प्रॉब्लम का सलूशन हो जो प्रॉब्लम अंडर स्टडी है, जो प्रॉब्लम अंडर स्टडी है। ठीक? तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन अब आई, एंड दैट इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, बेटा टेंटेटिव से मुराद फर्ज किया गया, टेंटेटिव से मुराद फर्ज की गई। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़कियों में बड़ी कॉमन चीज है कि वो किसी के भी मुताल्लिक को गलत राय कायम कर लेती हैं, और वो चीज टेंटेटिव होती, वो चीज फर्ज की गई होती, कोई सबूत नहीं होता उनके पास, और वो लोगों के बारे में ज्यूम कर लेती हैं।
ये चीज मर्दों में भी कॉमन है। दूसरे लफ्जों में हम लोग बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तस्दीक के, हम दूसरों के बारे में अपनी राय बनाकर तो बैठ जाते हैं। जैसे अभी मेरा एक दोस्त था, तो वो मुझे लगता था, उसकी मैंने जब ऑब्जर्वेशंस की तो मुझे यूं लगता था कि जैसे वो सही आदमी नहीं है, वो मुझे धोखा देगा। अब ये कह देना बगैर किसी सबूत के कि वो सही नहीं है, वो मुझे धोखा देगा, तो ये मेरी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी। ये मेरी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी, मैंने फर्ज कर लिया हुआ था। तो मेरे भाई ने पूछा कि यार वो तुम्हें कैसे धोखा देगा, तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुम्हें धोखा देगा? मैं क्या भाई, मेरी ये जो स्टेटमेंट मैंने कही है, ये फर्ज की गई स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ऑब्जर्वेशंस है, एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ऑब्जर्वेशन है। तो कहने लगा ठीक है, यानी कि तुमने हाइपोथेसिस बनाई है। तो जी हाँ, हाइपोथेसिस एक ऐसा फर्ज किया गया जुमला है जो हम ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम वो जुमला कह देते हैं। और अगर वो जुमला हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हो तो जी हाँ, वो हाइपोथेसिस है। वो क्या है मेरा बच्चा? हाइपोथेसिस। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेटा लफ्ज प्रपोजल से निकला है। तो एक मेरे जानने वाली हैं, उनका रिश्ता आया, तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, जी बड़ी बड़ी मुबारक हो कि आपको रिश्ता आया। कहने लगी अभी प्रपोजल है, माइट बी ट्रू हो जाए, माइट बी फॉल्स हो जाए, तो अभी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, अभी एक प्रपोजल है, अभी हमने इस पर गौर व फिक्र करना है, अभी इस पर काम होना है। हाइपोथेसिस बेटा एक प्रपोजिशन है। एक प्रपोजिशन से मुराद के हमने सपोज कर लिए बात, हमने फर्ज कर ली है, शायद 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 दैट माइट बी ट्रू, शायद वो ट्रू हो, लेकिन अभी कुछ पक्का। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पक्की नहीं है, जो हतमी नहीं है, जो हतमी नहीं है। A hypothesis should have following characters. हाइपोथेसिस में मंदरजा झेल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम डेफिनेशन कहां से कहां तक लिखे हैं हाइपोथेसिस की? तो इतनी डेफिनेशन है बस, यहां तक। द टेंटेटिव, दैट इज फर्ज की गई, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस regarding the problem is called hypothesis, and it may be defined as proposition that might be true. ये दोनों जुमले मेरे बच्चों ने लिखने हैं, वरना नंबर कटेंगे। एक अच्छी हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस को एक आम स्टेटमेंट होनी चाहिए जो सबकी समझ में लग जाए, एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। नंबर 2, अच्छा, और जनरल से मुराद जो जो हर चीज पर पूरी उतरती हो, आम हो। नंबर 2, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया से मुराद कि ये फर्ज किया गया आइडिया हो, इसको फर्ज किया गया हो, इसको लोग सच ना माने, तो हाइपोथेसिस को भी हमने सच नहीं मानना। नंबर 3, बेटा हाइपोथेसिस शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस को ऑब्जर्वेशन से अग्री करना चाहिए। ये ना ऑब्जर्वेशंस कुछ और बनाइए और हाइपोथेसिस बिल्कुल ही वो बना लो जिसका ऑब्जर्वेशंस को ताल्लुक ना हो। नेक्स्ट मेरा बेटा, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। हाइपोथेसिस को बहुत सिंपल रखना होगा। मेरा बच्चा, हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए। टेस्टेबल से मुराद के अभी हमने इसको टेस्ट करना है, और हाँ, इसमें गलत होने का मादा भी हो, पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, पोटेंशियली
फॉल्सिफिएबल कि अगर हम इसको टेस्ट कर जाएं, अगर हम इसको टेस्ट करें, हम एक्सपेरिमेंट करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, तो उसमें फॉल्सिफाई होने का मादा भी होना चाहिए कि जिस बंदे ने हाइपोथेसिस बनाई है, अगर वो उसकी फॉल्स साबित हो जाए तो वो अपनी हाइपोथेसिस को फिर उसको खत्म करना पड़ेगा बेटा। तो एक हाइपोथेसिस जो है वो हतमी बात नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो अगर वो गलत साबित हो जाए तो इट्स ओके। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ वे टू शो, देखा पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल का मतलब यह है कि इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे, कोई ऐसा रास्ता जरूर हो टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स। अब मेरा बच्चा उस हाइपोथेसिस को एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिस पर एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकें, जिस पर हम क्या कर सकें बेटा, एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और उसको फॉल्स साबित कर सकें। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन ही ना यानी कैरी आउट ही ना हो सके एक्सपेरिमेंटेशन। तो अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस डन, तो हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको लो भी तुम चेक कर लो, तुम लोग चेक कर लो, ठीक है। तो वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको लोग आसानी से चेक कर सकें। देन अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल, बेटा बहुत केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए होती है मेरे बच्चों हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। बड़ी केयरफुल और बहुत क्रिएटिव थिंकिंग नेसेसरी होती है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग, रीजनिंग कहते हैं बेटा दलाइल। बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए रीजनिंग भी करते हैं, सोच विचार और दलीलों से काम लेते हैं। और जैसे ही हाइपोथेसिस बन जाए तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सही भी है या गलत है। ले जनाब, अब देखते हैं कि चूंकि हमारी एग्जाम्पल मलेरिया की हमने पढ़नी है, तो हाइपोथेसिस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है, उसकी हाइपोथेसिस क्या थी। तो ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। We know that a scientist uses whatever information and observations he has and makes one or more hypotheses. अच्छा बेटा, प्लूरल हो तो SES hypotheses, और अगर सिंगुलर हो तो hypothesis, that is HYPOTHESIS। डन। और अब हाइपोथेसिस बनाई गई रिगार्डिंग कॉज ऑफ मलेरिया, तो वो थी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। ले जनाब, हाइपोथेसिस के बाद बनाई जाती हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस बेटा, हाइपोथेसिस तो एक जुमला है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने भाई से कहा कि यार वो फलाना लड़का मुझे धोखा देगा, मैंने उसको अपने बिजनेस में नहीं रखना। तो भाई ने कहा कि तुम्हें कैसे पता हो तुम्हें धोखा देगा। मैं कहा यार मेरी हाइपोथेसिस है, मेरी असम्पशन है, मेरी प्रपोजिशन है, मैंने एक प्रपोजल रखा हुआ कि ये मुझे धोखा देगा, तो भाई ये नहीं सही। कहने लगा अच्छा फिर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या? कहता अगर तो वो धोखेबाज है तो उसको कुछ 2-3 लाख रुपया देकर देखो, तो अगर वो 2-3 लाख रुपया लेकर भाग गया तो वो वाकई धोखेबाज होगा, और अगर ना भागा तो वो लॉयल होगा। तो जनाब मुझे पता लग गया कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप डिडक्शंस बनाते हो। डिडक्शंस में बेटा अगर और तो की स्टेटमेंट आ जाती है, दैट इज इफ एंड देन लॉजिक। इफ एंड देन लॉजिक यानी अगर तो वो धोखेबाज है तो उस पर भरोसा करके देखो, अगर वो छोटी सी चीज पर अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो वो है। तो अगर तो दैट इज इफ देन लॉजिक इस्तेमाल होता है डिडक्शन में। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस में इफ देन लॉजिक लगाकर तो डिडक्शंस बनाते हैं। यहां से बेटा इसकी डेफिनेशन शुरू हुई।
डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को डिडक्शंस कहते हैं बेटा। लॉजिकल से मुराद अंदर मंतक आ गई है। अब हम दलील से चलेंगे, अंदर मंतक आ चुकी है, अभी हमने समझना होगा, हम अब उसको साबित करना चाहेंगे कि क्या वाकई हाइपोथेसिस सच्ची भी है या नहीं। तो लॉजिकल, मंतकी, यानी अकल के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, थोड़ी देर के लिए हम हाइपोथेसिस को सच्चा मान लेते हैं, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और हम इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं, डिडक्शंस बनाते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बनाते हैं। जैसे यार वो फलाना लड़का सिगरेट पीता है, तुम कैसे कह रहे हो, बस मुझे लगता है। तो ये जो है कि मैंने किसी को कह दिया कि तुम सिगरेट पीते हो, अब मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो ये हाइपोथेसिस थी। अब अगर हम इस हाइपोथेसिस को सही मान ले थोड़ी देर के लिए कि यार ये लड़का सिगरेट पीता है, तो अब हम डिडक्शन बनाएंगे। वो डिडक्शन ये होगी कि यार इसको सिगरेट ऑफर करो, अगर तो ये सिगरेट पीता है तो ये सिगरेट ऑफर करने पर सिगरेट उठाकर पी लेगा। गॉट इट? तो इसको डिडक्शन बोलेंगे, अगर और तो। नाउ जी, डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट। जनरली, आमतौर पर, इन बायोलॉजिकल मेथड, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. अगर कोई हाइपोथेसिस ट्रू हुई तो जाहिरी बात है डिडक्शन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिडक्शन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों, दिस इन्वॉल्व्स, डिडक्शन इन्वॉल्व्स इफ देन लॉजिक। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये दो लाइंस भी लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे कि डिफाइन डिडक्शन। Deductions are the logical consequences of hypotheses, and दूसरी लाइन आप ये लिख दें कि deductions involve the use of if then logic। और अच्छे बच्चे साथ ये भी लिखेंगे कि generally biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction as a certain result। अब आइए पढ़ते हैं कि hypothesis बनाई थी कि plasmodium is the cause of malaria। हाइपोथेसिस क्या बनी थी जी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस बन गई थी। डन। अब इस हाइपोथेसिस में ये है कि अगर तो प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो फिर मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम दिखेगा। आ गया इफ देन लॉजिक? तो ये देख लें, डिडक्शन आई, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, then tab all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood। तो उनके ब्लड में लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। But scientist does not know whether his hypothesis is true or not। तो साइंटिस्ट को नहीं पता होता कि वो जो फर्ज करके बैठा हुआ है उसकी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, उसको नहीं मालूम। बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू। लेकिन बेटा वो दिल ही दिल में ये मानकर बैठ जाता है कि शायद ट्रू हो। तो चलो आओ फिर, लेट्स मेक डिडक्शंस। तो आगे क्या आया? वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर तुम कहते हो कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो आओ फिर सबूतों की तरफ चलते हैं। then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood, should have plasmodium in their blood। ले जी, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, और डिडक्शन के बाद आती है एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन में बेटा आप बकायदा तौर पर टेस्ट करने बैठ जाते हो लेबोरेटरी में। मतलब कि अब ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे मलेरियल पेशेंट्स के और सेहतमंद लोगों के, और उन्हें एग्जामिन करके ये साबित किया जाएगा, डिडक्शन को साबित किया जाएगा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में लाजमी है कि हमें प्लाज्मोडियम दिखे या ऑब्जर्व हम लोग करें उसको। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेटा बायोलॉजिकल मेथड का बुनियादी स्टेप है, बेसिक स्टेप है, बुनियादी स्टेप है जी।
नंबर 2, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स। अब बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ये जांचने के लिए कि इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, कि ये हाइपोथेसिस ट्रू हैं या नहीं। अब चलेंगी क्या, एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे अब डिडक्शंस को सच साबित करने के लिए। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस now are subjected to rigorous testing। rigorous testing से मुराद एक के बाद एक बेटा इनका भरपूर टेस्ट पे टेस्ट इनका लिया जाएगा एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए। किसके जरिए मेरे बच्चे? एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए डिडक्शंस को टेस्ट किया जाएगा। हम हाइपोथेसिस को तो हम स्टेटमेंट को एवं नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे हो सकता है हम किसी के लिए कोई बात कह दें? तो जनाब अगर आपने साइंस में कोई बात कहनी है तो इट शुड बी टेस्टेबल और पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल भी ध्यान में रखें कि वो गलत साबित हो सकती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट पर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट लर्न्स which hypothesis is correct। तो बायोलॉजिस्ट क्या लर्न करता है बेटा कि कौन सी हाइपोथेसिस करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। The incorrect hypotheses are rejected। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन, और जो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है बेटा उसको एक्सपेरिमेंट सच साबित कर देते हैं, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उस हाइपोथेसिस को क्या कर लिया जाता है मेरे बच्चे? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक। और उसके बाद एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से फर्दर प्रेडिक्शंस की जाती हैं that provide an important way to further test its validity। क्या हाइपोथेसिस कितनी को वैलिड थी, अगर एक्सपेरिमेंट्स उसके हक में आ जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मजीद हाइपोथेसिस बनाकर फिर उन्हें भी मजीद टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमारी हाइपोथेसिस कितनी को वैलिड थी। चलें जनाब चलते हैं वापस वो उसके ये जो क्या था मलेरिया की एग्जाम्पल की तरफ वापस चलते हैं। तो पता लगा कि हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। दैट वाज द हाइपोथेसिस। डिडक्शन हमने बनाई कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन पीपल इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। डन। अब बेटा एक्सपेरिमेंट्स में एक और भी चीज आती है, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, एक और चीज आती है, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। देखो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है, तो ये तो अब हमें देखना पड़ेगा ना। हमें मलेरियल पेशेंट्स का भी ब्लड लेना पड़ेगा और हमें नॉर्मल लोगों का भी ब्लड लेना पड़ेगा। फिर दोनों के ब्लड्स को एग्जामिन करना पड़ेगा और फर्क ढूंढना होगा। तो सही है कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमें क्या मिलेगा? प्लाज्मोडियम, और नॉर्मल आदमी के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्मल आदमी है ना बेटा वो है एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल ग्रुप। देखो कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसको हम सेम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले माहौल में रखेंगे। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ये दोनों एक ही माहौल से चुने जाएंगे। मतलब कि सेहतमंद लोग और मलेरिया लोग दोनों ही मार्शी प्लेसेस के होंगे। समझ रहे ना मेरी बात को कि आप मार्शी प्लेस पर जाओगे जहां मलेरिया कॉमन है, वहां पर आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें मलेरिया है और 10 ऐसे मिलेंगे जिन्हें मलेरिया नहीं है, वो सेहतमंद है। आप दोनों के सैंपल्स ले लोगे। अब दोनों के सैंपल्स को चेक करके दोनों के टेस्ट को आपस में मैच करोगे। दोनों के टेस्ट को आपस में क्या करोगे बेटा? मैच करोगे। और मैच करने से आपको पता लग जाएगा कि क्या हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट? इन साइंस व्हेन वी डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में that experiment should be a controlled experiment। should be a controlled experiment से मुराद कि जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके रिजल्ट को यानी एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप के रिजल्ट को कंट्रोल ग्रुप से आपको मवाजना करना होगा, दैट इज मैच करना होगा।
पॉइंट नंबर 2, द साइंटिस्ट मस्ट कॉन्ट्रास्ट। देखा, कॉन्ट्रास्ट से मुराद मवाजना करना। साइंटिस्ट को लाजमी है कि वो कॉन्ट्रास्ट करे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का। इसकी एक और एग्जांपल मैं बड़ी अच्छी देता होता हूं कि जब हम अपनी किसी ब्लड वगैरह की टेस्ट करवाते हैं, किसी लैब से हम अपना सीबीसी वगैरह करवाते हैं, तो जब हमारे हाथ में रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में 2 कॉलम्स बने हुए होते हैं। एक कॉलम होता है योर वैल्यू और दूसरा कॉलम होता है नॉर्मल वैल्यू। तो बेटा नॉर्मल वैल्यू कंट्रोल ग्रुप है। फिर आप अपनी वैल्यूज को उन कंट्रोल ग्रुप की वैल्यूज को, यानी योर वैल्यू वाले कॉलम को आप कॉन्ट्रास्ट करते हो, आप मैच करते हो, आप फर्क ढूंढते हो किसके साथ, वो जो नॉर्मल वैल्यू थी उसके साथ जब आप फर्क ढूंढेंगे तो अगर उस पर फर्क आपको निकल आया तो आपको पता लग जाता है कि आप बीमार हैं या नहीं। तो मेरे बच्चों, द साइंटिस्ट मस्ट कॉन्ट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। तो बेटा कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल वैल्यूज वाला ग्रुप आ गया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसकी रिपोर्ट चेक हो रही है। ले जनाब, द 2 ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक। दूसरे लफ्जों में सेहतमंद लोग और मलेरियल पेशेंट्स दोनों सेम इलाके से लिए जाएंगे, सेम हवा में वो ब्रीदिंग करेंगे, हर चीज उनका रहन सहन सब सेम होगा। डन। लेकिन बेटा एक्सेप्ट फॉर द 1 वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अब वो 1 वेरिएबल बीइंग टेस्टेड प्लाज्मोडियम है बेटा। तो प्लाज्मोडियम सिर्फ बीमार लोगों में है जबकि सेहतमंद लोगों में नहीं है। ठीक, तो दोनों, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो हो गया जिसमें प्लाज्मोडियम का हमें शक है कि जी मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, तो सेहतमंद आदमी के अंदर नहीं होगा। तो पता लगा सेहतमंद आदमी और मलेरियल पेशेंट दोनों एक ही इलाके में रह रहे हैं, दोनों सेम कंडीशंस में हैं, दोनों एग्जैक्टली ट्रीट, उन दोनों, यानी वो जो वर्ड लिखे हुए आर ट्रीटेड एग्जैक्टली, आर ट्रीटेड एग्जैक्टली से मुराद के वो सेम माहौल में बैठे हुए हैं। लेकिन एक्सेप्ट द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, अब प्लाज्मोडियम सिर्फ बीमार के अंदर है, सेहतमंद में नहीं है। तो इसकी एक और एग्जांपल हम देते होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम ये टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर क्या करेंगे बेटे, एक ही पौधा ले लेंगे, एक पत्ते की कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर देंगे और दूसरे पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड देते रहेंगे। तो देखा आपने, जिस पत्ते पर आपने वेरिएबल बीइंग टेस्टेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बंद कर दिया है ना, वो पत्ता बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिस पत्ते को आप कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली दे रहे हैं वो बनेगा कंट्रोल ग्रुप। अब आप बाद में देखेंगे कि क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड बंद करने से फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं। In an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis, हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, हम फर्क ढूंढेंगे इन दी कंट्रोल ग्रुप, यानी कि अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस पत्ते को, जिस प्लांट को आपने फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड दी, वो आपका हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप। अब वेरिएबल कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। लो जी, अब वो वेरिएबल विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अब वो वेरिएबल मैं कट ऑफ कर दूंगा, अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन होएगा, जिस पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर दी, और कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा, जिसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड देता रहा, जिसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड देता रहा। तो अब दोनों के रिजल्ट्स को मैं आपस में मैच कर लूंगा। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी तो वो प्रूव कर देगा कि जनाब देखो, तो पता ये लगा कि वाकई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड आपने काटी थी इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एंड इन द कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो इट विल अकर इन द कंट्रोल ग्रुप एंड इट विल नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब आइए जनाब, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और कौन से कंट्रोल और कौन से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लिए गए, तो सुनिए मलेरिया की प्रॉब्लम से रिलेटेड। The next step was to test the deduction through experiments. अब अगला स्टेप ये था कि हम डिडक्शंस को
चेक करें थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो मेरे बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स वर डिजाइंड, एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया और वो ये था कि 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड ले लो और 100 सेहतमंद लोगों के भी ब्लड ले लो, दोनों एक ही इलाके में रहते हो, बोथ शुड बी ट्रीटेड अलाइक, दोनों को सेम ट्रीटमेंट दो, सेम इलाके में रहते हो, सेम हवा में रहते हो, सेम खाना खाते हो, तो एक ही इलाके से ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स ले लो। अब इनमें हमें वेरिएबल का शक है तो इन पर हमने वेरिएबल अप्लाई कर दिया, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स आर, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, इट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस टू हैव द कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के पर्पस से द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो बेटा हेल्दी पर्सन्स का भी ब्लड एग्जामिन किया गया, लेकिन याद रखें बोथ आर ट्रीटेड अलाइक एक्सेप्ट द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। जो वेरिएबल हम टेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर होगा, ठीक। तो कंट्रोल ग्रुप उसके साथ कॉन्ट्रास्ट के लिए रखा हुआ है, हमने फर्क ढूंढना है सेहतमंद लोगों में और मलेरियल लोगों में। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम। तो तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम था, जिससे हाइपोथेसिस सच साबित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सेहतमंद लोगों के 100 सेहतमंद लोगों के अंदर उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा, लेकिन बेटा उन 100 में से 7 ऐसे लोग थे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 7 ऐसे लोग थे आउट ऑफ 100 जिनमें प्लाज्मोडियम था, लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं था। लोग बड़ा हैरान हुए कि ये 7 लोग जिनमें प्लाज्मोडियम है मगर वो सेहतमंद है, उन्हें मलेरिया नहीं है, उन्हें मलेरिया नहीं है, वो सेहतमंद है। ये 7 लोग, ये चमत्कार कैसे हो गया? अब बेटा 2-4 दिन उन्होंने सोचने में ले लिए कि ये इन 7 लोगों में प्लाज्मोडियम है मगर इन्हें मलेरिया नहीं है। अभी वो सोच रहे थे तो बेटा 3-4 दिन बाद उनको भी मलेरिया हो गया। यहां से फिर एक नई डेफिनेशन निकली और वो न्यू डेफिनेशन थी इनक्यूबेशन पीरियड। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इनक्यूबेशन पीरियड, पीरियड कहते हैं बेटा दौर को, इन अरसे को। बेटा वो अरसा जिसमें कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में अंदर जाए और वो अरसा जो अंदर जाने से लेकर, मतलब बॉडी के अंदर एंट्री से लेकर सिम्टम्स के शो होने तक का जो दरमियानी अरसा है, जो वक्त है, यानी जरासीम का जिस्म में एंटर होना और फिर सिम्टम्स के जाहिर होने तक के दरमियान जो दिन है, जैसे कहते नहीं कि कोविड-19 का जिसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला है उसको 14 दिन तक वो करंटीना में रखते हैं जी, क्वारंटाइन में। तो क्वारंटाइन में क्यों रख रहे हैं? बेटा कोविड-19 से इंसान इन्फेक्टेड है, अब उसको नहीं पता क्योंकि उसमें सिम्टम्स नहीं शो हो रहे। तो बेटा कोविड-19 भी 2 से लेकर 14 डेज, 2 से लेकर 14 डेज लेता है इंक्यूबेशन पीरियड के, और इन्हीं दिनों जैसे इंक्यूबेशन पीरियड उसका खत्म हो जाता है तो बॉडी में सिम्टम्स जाहिर होते हैं। आज हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट कि प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज दैट पीरियड? वो अरसा क्या है? वो अरसा जो कि बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैरासाइट, कि पैरासाइट की होस्ट में एंट्री हो चुकी है, टिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी एंट्री ऑफ द पैरासाइट से लेकर सिम्टम्स के जाहिर होने तक, एंट्री ऑफ द पैरासाइट से लेकर अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स तक जो अरसा है, उस अरसे का नाम क्या होगा बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड। इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फिर सारे साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि दैट द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग, रिजल्ट्स बड़े कन्विंसिंग थे, एंड प्रूव्ड दैट हाइपोथेसिस कि वाकई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, एंड दिस हाइपोथेसिस वाज
ट्रू, यह हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई। तो मेरे बच्चों, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब पता लग जाए तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। फिर नंबर 2, ऑब्जर्वेशंस को तरतीब देकर डाटा फॉर्म में ले जाकर उससे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस यानी कि हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। फिर हाइपोथेसिस की डिडक्शंस बनाई जाती हैं। डिडक्शंस में इफ देन लॉजिक, लॉजिकल कंक्लूजन्स होती हैं, उसमें लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी। और उसके बाद उन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और उसके बाद डिडक्शंस की एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद, अगर तो एक्सपेरिमेंट्स उस हाइपोथेसिस के बिहाफ में निकल आए, सच हो जाए, तो नतीजा वो हाइपोथेसिस मान ली जाती है। और अगर बेटा वो रिजेक्ट हो जाए तो पुरानी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके, उसको खत्म करके, प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यू हाइपोथेसिस तश्कील दी जाती हैं। तो ये बड़ा लचक वाला बेटा माहौल होता है कि साइंटिस्ट को अपनी गलती, अपनी हार तस्लीम करनी पड़ती है, लेकिन वो नई हाइपोथेसिस बनाकर और दोबारा अपने काम में एक्टिव रहकर ये साबित करता है कि मैं जितना गलत पढ़ूंगा उतना बेहतर है इंसानियत के लिए। गॉट इट? तो इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया जैसी एक प्रॉब्लम एक हल हो गई। उसके बाद बेटा समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स होते हैं। बायोलॉजिस्ट गैदर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट ये एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा एक्सपेरिमेंट से लेकर, तो फिर डाटा ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स यानी कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की डाटा को एवरेज किया जाता है और बायोमैथमेटिक्स लगाकर, स्टैटिस्टिकली लगाकर किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। टू ड्रॉ द कंक्लूजंस बायोलॉजिस्ट आल्सो इशू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये बायोमैथमेटिक्स का तरीका है जिससे हम समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स करते हैं। और जैसे ही बेटा रिजल्ट्स निकल आते हैं, फिर पूरी दुनिया को बायोलॉजिकल जर्नल्स जाते हैं बेटा, सारी दुनिया को अपना रिसर्च वर्क शो करना पड़ता है और उन्हें भी चैलेंज किया जाता है कि आप लोग एज अ चैलेंज हमारी इस हाइपोथेसिस को पकड़ें और काइंडली आप भी ट्राई करें कि हमें एक्सपेरिमेंटली इस हाइपोथेसिस को झुठला दें। डन। अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर एक वैलिड हाइपोथेसिस थ्योरी की शक्ल इख्तियार करती जाती है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। अब जो भी उन्होंने तहकीकात की हैं वो अपनी इन फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में लिख देंगे और फिर उस पर टॉक शोज करेंगे, उस पर टॉक्स करेंगे बकायदा, एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स में वो जाएंगे, अपना रिसर्च वर्क शो करेंगे, सेमिनार्स करेंगे एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और बताएंगे कि हमने क्या तहकीकात की हैं। उसके बाद बेटा पब्लिश करेंगे अपने रिजल्ट्स को। ये पब्लिशिंग बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड है बेटा। पूरी दुनिया को अपना रिसर्च वर्क भिजवाया जाता है कि ये हम आपको भिजवा रहे हैं, इसको एज अ चैलेंज लें और आप भी हमें गलत साबित करने की कोशिश करें। सो इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई। इस तरह दूसरे लोग फिर उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और उसके बाद वो भी अपना नॉलेज अपना अप्लाई करके प्रॉब्लम को, देखो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और ये पूरी दुनिया की सतह पर हो तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही। अब मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 2 के मजीद 2 लेक्चर्स और होंगे तो चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा चैप्टर नंबर 3 के साथ। जीते रहिए भाई, थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए।